क्या 2.5 लाख रुपए समाज की हजारों साल पुरानी जाति की दीवारों को गिरा सकते हैं? आज हम कुछ सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्टों की गहराई में उतर रहे हैं जो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या पैसा देकर, मतलब वित्तीय प्रोत्साहन से सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है, और खास तौर पर भारत में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने वाली ये जो सरकारी योजनाएं हैं वो जमीन पर कितनी असरदार हैं। बिल्कुल। हमारे पास केंद्र सरकार की जो डॉक्टर अंबेडकर स्कीम है उसके आधिकारिक दस्तावेज हैं, कुछ राज्यों की योजनाओं की भी जानकारी है और शायद सबसे जरूरी एक मूल्यांकन रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट उन जोड़ों से बात करती है जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। अच्छा। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि योजना क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि ये क्यों है और क्या ये वाकई उस मकसद को पूरा कर पा रही है जिसके लिए इसे बनाया गया था। चलिए तो फिर सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। सरकार किसी की शादी जैसे इतने निजी मामले में दखल क्यों दे रही है? मतलब अंतर्जातीय विवाह करने पर सरकार पैसे क्यों दे रही है? इसके पीछे की सोच क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब हमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सोच में मिलता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये एक सीढ़ीनुमा ढांचा है, एक हायरार्किकल सिस्टम है जिसमें कुछ जातियां ऊपर हैं और कुछ नीचे। और इस ढांचे को जो चीज जिंदा रखती है वो है एंडोगैमी। एंडोगेमी यानी अपनी ही जाति में शादी करना। बिल्कुल, अपनी ही जाति में विवाह करने की परंपरा। जब तक लोग अपनी जाति से बाहर शादी नहीं करेंगे तब तक ये दीवारें मजबूत रहेंगी। मतलब अंतर्जातीय विवाह को जाति व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार माना गया। ठीक समझे। इसे जाति को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया था। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। हमारे पास एक मूल्यांकन रिपोर्ट है जो जमीनी हकीकत दिखाती है। अच्छा, क्या कहती है वो रिपोर्ट? वो बताती है कि ऐसे विवाह करने वाले जोड़ों को अक्सर उनके अपने ही परिवार और समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाती है, सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है और कई मामलों में तो हिंसा का भी खतरा होता है। और आंकड़े भी तो यही दिखाते हैं ना। हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में सिर्फ 3.4% शादियां ही अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बीच होती हैं। सिर्फ 3.4%? मतलब 100 में से 3 से भी कम। ये तो बहुत ही कम है। बहुत ही कम। और इसी सामाजिक चुनौती के बीच केंद्र सरकार की ये योजना आती है, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस। नाम में ही इसका मकसद छुपा है। हाँ, इसका मकसद ऐसे सामाजिक रूप से साहसिक कदम उठाने वालों की सराहना करना है, उन्हें एक सहारा देना है। तो ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि एक विचारधारा को जमीन पर उतारने की कोशिश है। ठीक है, तो ये विचारधारा जमीन पर उतरती कैसे है? मतलब इस सराहना और सहारे की कीमत क्या है? सरकार कितनी आर्थिक मदद देती है? इस योजना के तहत कुल 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। 2.5 लाख रुपए? एक मिनट, क्या सरकार बस एक चेक लिखकर दे देती है या इसमें भी कोई पेच है? मुझे शक है कि सरकार पूरा पैसा एक साथ नहीं देती होगी। आपका शक काफी हद तक सही है। ये पूरी रकम एक साथ नहीं मिलती और इसके पीछे एक सोची समझी वजह लगती है। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक जैसे ही आपका आवेदन मंजूर होता है, 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए? हाँ, 1.5 लाख रुपए सीधे जोड़े के जॉइंट बैंक अकाउंट में आरटीजीएस से भेज दिए जाते हैं। और बाकी के 1 लाख रुपए का क्या होता है? बाकी के जो 1 लाख रुपए हैं वो 3 साल के लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में डाल दिए जाते हैं। 3 साल के लिए? जी, 3 साल पूरे होने पर ये रकम ब्याज के साथ जोड़े को मिलती है। इसका मकसद शायद ये सुनिश्चित करना है कि जोड़े के पास भविष्य के लिए भी कुछ वित्तीय सुरक्षा हो। ये बात तो सही है। शादी के शुरुआती साल सबसे मुश्किल होते हैं, खासकर जब परिवार का साथ ना हो। बिल्कुल। तो ये एफडी एक तरह की गारंटी है कि 3 साल बाद जब शायद उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो तो उनके हाथ में एक मुश्त रकम आए। ये तो काफी सोचा समझा तरीका लगता है। ये सिर्फ एक हैंडआउट नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सिस्टम जैसा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी योजनाओं का असली खेल तो नियमों और कागजात में होता है। तो इसकी शर्तें क्या हैं? शर्तें काफी सीधी और स्पष्ट है। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि जोड़े में से एक का अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से होना अनिवार्य है और दूसरे का गैर अनुसूचित जाति से। ठीक है,
दूसरी शर्त, शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मतलब कानूनी तौर पर आप पति पत्नी होने चाहिए। और ये भी शर्त है कि ये दोनों की पहली शादी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। अगर किसी की भी ये दूसरी शादी है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। और एक समय सीमा भी है शायद। हाँ, आपको शादी के 1 साल के अंदर ही आवेदन देना होता है। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो फिर आप योग्य नहीं माने जाएंगे। अच्छा, मैंने कुछ पुराने स्रोतों में एक और शर्त के बारे में पढ़ा था, 5 लाख रुपए की सालाना आय की सीमा। क्या वो अब भी लागू है? ये एक बहुत ही जरूरी और हालिया बदलाव है। हाँ, पहले 5 लाख रुपए की कुल वार्षिक आय की एक सीमा हुआ करती थी, मतलब अब नहीं है? नहीं, एक हालिया गाइड के मुताबिक इस शर्त को अब हटा दिया गया है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, अप्लाई कर सकता है? जी, और इसका एक गहरा मतलब है। आय सीमा हटाने का मतलब है कि सरकार अब इसे सिर्फ एक गरीबी उन्मूलन योजना के तौर पर नहीं देख रही है। अच्छा। वो ये मान रही हैं कि सामाजिक बहिष्कार का सामना सिर्फ गरीब जोड़ों को ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से संपन्न जोड़ों को भी करना पड़ता है। सही बात है। जाति का दंश आय देखकर नहीं आता। बिल्कुल। तो अब ये योजना सही मायनों में एक सामाजिक सुधार योजना बन गई है। ये तो वाकई एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। अच्छा, मान लीजिए एक जोड़ा इन सभी शर्तों को पूरा करता है, जी, तो फिर प्रक्रिया क्या है? किन किन कागजों के चक्कर काटने पड़ते हैं? कागजों की लिस्ट थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन है सीधी सादी। आपके पास रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों के जाति सर्टिफिकेट और एक हलफनामा या एफिडेविट देना होगा जिसमें लिखा हो कि ये आप दोनों की पहली शादी है। और बैंक अकाउंट का भी कुछ है ना? जॉइंट अकाउंट? हाँ, आपका एक जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड हो, उसी में पैसे आते हैं। दोनों के आधार कार्ड की कॉपी भी लगेगी और एक खास दस्तावेज है, 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक प्री स्टैम्प्ड रसीद। प्री स्टैम्प्ड रसीद? ये क्या होता है? ये बस एक कानूनी सबूत है कि आप ये सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, सारे कागज तैयार हैं। अब जाना कहाँ है? यहीं पे मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मिला। कुछ स्रोत कहते हैं कि किसी सांसद या विधायक से सिफारिश लेकर सीधे दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को आवेदन भेज दो। कुछ कहते हैं अपने राज्य में अप्लाई करो। असलियत क्या है? ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जिसे समझना सबके लिए जरूरी है। 1 अप्रैल 2023 से पहले की दुनिया में आप सही कह रहे हैं, प्रक्रिया यही थी कि आप अपने क्षेत्र के एमपी या एमएलए से सिफारिश पत्र लेकर अपना आवेदन सीधे दिल्ली भेजते थे। तो अब ये बदल गया है? पूरी तरह से। 23 जनवरी 2023 के एक आधिकारिक सरकारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से ये प्रक्रिया विकेंद्रीकृत कर दी गई है। विकेंद्रीकृत मतलब अब अंतरजातीय विवाह योजना के लिए सभी आवेदन संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के जरिए ही आगे भेजे जाएंगे। अच्छा, तो अब सीधे दिल्ली आवेदन नहीं भेज सकते? नहीं, अगर आप सीधे फाउंडेशन को अपना आवेदन भेजते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बदलाव का मतलब क्या हुआ? कैसे लोगों के लिए प्रक्रिया आसान हुई है या और मुश्किल? देखिए, कागज पर तो इसका मकसद प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है, अब दिल्ली के चक्कर नहीं काटने। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अब आप अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की कार्यकुशलता पर निर्भर हैं। मतलब ये एक दो धारी तलवार है, कह सकते हैं। अगर वो विभाग तेजी से काम करता है तो आपको फायदा जल्दी मिलेगा, लेकिन अगर वहां फाइलें अटकी रहती हैं तो आपका इंतजार लंबा हो सकता है। वैसे ये तो केंद्र सरकार की बात हुई, क्या राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसी कोई मदद देती हैं? हाँ, बिल्कुल, और ये एक अच्छी बात है। हमारे स्रोतों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जिक्र है। वहाँ राज्य सरकारें भी अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती हैं। और ये केंद्र की योजना के अलावा है? जी, ये रकम केंद्र की योजना के अलावा है। तो ये दिखाता है कि ये कोशिश कई स्तरों पर हो रही है। ठीक है, तो हमने योजना की पूरी बनावट समझ ली, क्यों, क्या और कैसे। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। 2.5 लाख रुपए का ये सरकारी प्रोत्साहन क्या सच में काम करता है? क्या कोई सिर्फ पैसे के लिए अपने परिवार और समाज से लड़ने का फैसला कर सकता है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, और इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। मूल्यांकन रिपोर्ट में जब लाभार्थियों से बात की गई तो एक बात साफ होकर सामने आई, ये कैसा शादी करने का कारण नहीं है। अच्छा, कोई भी 2.5 लाख रुपए के लिए सामाजिक बहिष्कार और अपने परिवार से नाता तोड़ने का जोखिम नहीं उठाता। प्यार और शादी का फैसला इससे कहीं ज्यादा निजी और गहरा होता है। एक मिनट, तो फिर सरकार जिसे प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव कह रही है,
वो असल में प्रोत्साहन है ही नहीं। अगर ये शादी करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा तो फिर इसका फायदा क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक प्रोत्साहन कम और एक सर्वाइवल फंड या सपोर्ट सिस्टम है। एक सुरक्षा कवच ज्यादा है। बिल्कुल सही। रिपोर्ट के मुताबिक इसका असली असर शादी के बाद दिखता है। सोचिए, एक ऐसा जोड़ा जिसे उनके परिवारों ने बेदखल कर दिया है, जिनके पास कोई आर्थिक सहारा नहीं है, उन्हें एक नया जीवन शुरू करना है। एक नया घर किराए पर लेना है, घर का सामान खरीदना है। हाँ, शायद कोई छोटा मोटा काम शुरू करना है। उस स्थिति में तो 1.5 लाख रुपए की शुरुआती रकम उनके लिए जीवन दान जैसी होगी। ठीक यही शब्द रिपोर्ट में इस्तेमाल हुआ है, जीवन दान। ये पैसा उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचाता है। ये उन्हें अपनी गृहस्थी बसाने की इज्जत और ताकत देता है। उस रिपोर्ट में एक जोड़े की कहानी थी। उन्हें किराए पर घर तक नहीं मिल रहा था क्योंकि मकान मालिक उनकी अलग अलग जाति के होने से डरते थे। आखिरकार जब घर मिला तो इस पैसे से उन्होंने डिपॉजिट भरा और अपना छोटा सा आशियाना बनाया। तो ये पैसा सोच को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि सोच ना बदलने के नतीजों से बचाने के लिए है। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। क्या उस रिपोर्ट में कोई सुझाव भी दिए गए हैं कि इस योजना को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, और बहुत ही व्यवहारिक सुझाव है। पहला ये कि प्रोत्साहन राशि को महंगाई से जोड़ा जाना चाहिए। सही बात है। आज से 10 साल पहले 2.5 लाख रुपए की जो कीमत थी वो आज नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, जो जोड़े अलग अलग राज्यों से होते हैं उनके लिए प्रक्रिया को और आसान बनाना चाहिए। क्यों? उन्हें क्या दिक्कत आती है? उन्हें दस्तावेज बनवाने में अक्सर 2 राज्यों के नियमों के बीच पिसना पड़ता है। समझ गया। तो इस पूरी गहरी पड़ताल को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि ये योजना शादी के लिए प्रोत्साहन नहीं, बल्कि शादी के बाद का सुरक्षा कवच है। ये एक सर्वाइवल फंड है। दूसरी, इसकी वित्तीय बनावट काफी सोची समझी है, खासकर वो 3 साल वाली एफडी जो एक लंबी अवधि की सुरक्षा देती है। और तीसरी और शायद सबसे ताज़ा जानकारी ये है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब आपको दिल्ली नहीं बल्कि अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग के दरवाजे पर जाना होगा। बिल्कुल। और इन सब के बीच एक और दिलचस्प बात है जिस पर हमने अभी तक ज्यादा बात नहीं की। हमारे सारे स्रोत सरकारी नीतियों और पैसों की बात करते हैं, लेकिन उसी मूल्यांकन रिपोर्ट में एक और ताकतवर चीज का जिक्र है जो अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दे रही है। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। वो कैसे? रिपोर्ट का मानना है कि जैसे जैसे लोग गांवों और छोटे कस्बों से बड़े शहरों में आ रहे हैं, जाति की पकड़ ढीली पड़ रही है। अच्छा। शहरों की भीड़ में एक गुमनामी होती है। आपका पड़ोसी आपकी जाति नहीं पूछता। आपको काम करने और लोगों से मिलने जुलने के ज्यादा मौके मिलते हैं, जहां आपकी पहचान आपका काम होता है, आपकी जाति नहीं। दोनों के कहीं बीच में है।